नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए समझौता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद दोनों देशों में बनी सहमति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस के शहर कजान के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन संघर्ष के अलावा पश्चिम एशिया के हालात पर हो सकती है चर्चा। कई देशों से होगी द्विपक्षीय वार्ता। एनडीटीवी विश्व शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत के पास डबल एआई पावर होने से विकास की गति तेज। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत को बताया उम्मीद की एक किरण। कोलकाता के आरजीकर मामले में जूनियर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल ली वापस। पीड़िता के माता पिता की अपील पर लिया निर्णय। दिन में जूनियर डॉक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक रही बेनतीजा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन किया लॉन्च। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सरकारी योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हुआ है। विदेश सचिव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। The last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020, and we will be taking the next steps on this. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा, जिसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। वहीं बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होने का कार्यक्रम भी है। वोल्गा नदी के किनारे तातारस्तान की राजधानी कजान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पिछले साल ब्रिक्स के विस्तार के बाद रूस की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा यह सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है, जहां पहली बार ब्रिक्स विस्तारित समूह की बैठक होगी, जिसमें कुल 9 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के पुराने सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा इस बार नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि भारत ब्रिक्स में बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। This year's summit, as its focus, the integration of new BRICS members into BRICS cooperation mechanisms, also strengthening economic cooperation, promoting cooperation for energy and food security, promoting cooperation in a host of areas related to science, healthcare, environmental protection, culture, sports, youth exchanges and civil society.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 28 देशों के प्रमुख और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to have a few bilateral meetings during the visit of the Prime Minister to Russia in July. We had indicated our intention to open an Indian consulate in Kazan. गौरतलब है कि इस बार सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। वहीं नेताओं से कजान प्रस्ताव को अपनाने की भी उम्मीद है, जो ब्रिक्स के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी। वहीं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं और सिविल सोसाइटी में सहयोग पर भी बात होनी है। इसके अलावा जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें ब्रिक्स देश साझा मुद्रा बनाने पर जोर दे सकते हैं। सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। सदस्य देशों के बीच आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी सदस्य देशों में सहयोग पर फोकस रहेगा। आतंकवाद और अतिवाद जैसी चुनौती के खिलाफ साझा रणनीति पर भी विचार होने की संभावना है। सम्मेलन में खासतौर पर रूस यूक्रेन संघर्ष के अलावा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भी चर्चा होने की संभावना है। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है, क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आरिंद प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, कजान, रशिया। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान शहर में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने को लेकर हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जो कि इस बार रूस के शहर कजान में होने वाली है। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में और किस तरीके से ये यात्रा बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ब्रिक्स के विस्तारित मंच पर भारत किन मुद्दों को प्रमुखता से रखेगा, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे और शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सर समझना चाहते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री जी का कजान आने पे क्या क्या बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। जैसा आपने कहा कि रूस इस साल 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है कजान शहर में, और इसमें विश्व के जो देश हैं उन सब के नेता, शीर्षस्थ नेता वगैरह आ रहे हैं। इस विजिट में शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के पार्टिसिपेशन के अलावा प्रधानमंत्री जी की बायलैटरल मीटिंग्स भी होने वाली हैं प्रेसिडेंट पुतिन से और कुछ और शीर्ष नेताओं से। सर, ब्रिक्स क्योंकि पहली बार विस्तारित समूह के तौर पे हम पहले 5 देशों को जानते थे जिनकी नाम का एब्रिविएशन ब्रिक्स था, अब की संख्या दुगनी हो गई है, विस्तारित ब्रिक्स समूह है। इस मंच पे भारत किन प्रमुख मुद्दों को रखता नजर आएगा और क्या हमारा एक एजेंडा होगा भारत का, जो कि हम इस मंच के माध्यम से दुनिया को सामने रखना चाहेंगे। ब्रिक्स का जैसा आपने कहा कि 5 से संख्या बढ़ी है और भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है, तो भारत का ब्रिक्स के प्रति कमिटमेंट बहुत डीप है। और भारत में जो विकास हो रहा है, विकास दर जो इतनी तेजी से हो रही है, उन सारे अनुभवों का और जो अचीवमेंट्स हैं वो हम बाकी दुनिया में शेयर करना चाहते हैं। ब्रिक्स में हम पार्टिसिपेशन के दौरान लोगों के साथ और देशों के साथ शेयर करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे भारत में जिस रफ्तार से इसका विकास हुआ है, ये बहुत सारे देशों को के इंटरेस्ट का है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बहुत सारे देशों में हमने लॉन्च किया है और उसको और भी बढ़ाना एक बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा है।
वुमेन लेड डेवलपमेंट, समाज में जो तबका है ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन, उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और समाज के बाकी क्षेत्रों में बढ़ाना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। सर, हम जानते हैं कि ब्रिक्स को जो एक पूरा सोच थी, जिस आधार पे उसको हमने इसको फॉर्म किया गया था, वो था विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पे मुखरता से सामने रखना। अभी हम देख रहे हैं कि विकासशील देशों के साथ में ग्लोबल साउथ के देशों को भी एक मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का भी फोकस बहुत ज्यादा रहता है कि हर एक देश की आवाज को वैश्विक मंच पे सुनने का मौका मिल सके। उस नजरिए से पीएम मोदी को उस विजन के नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ अपेक्षा कर सकते हैं इस बार हम विस्तारित ब्रिक्स समूह के मंच पे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ब्रिक्स बनाया गया था और उस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो आजकल दुनिया में चीजें हो रही हैं, उसमें मल्टीपोलैरिटी की हर क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, उनके इंटरेस्ट के बारे में विचार, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कैसे ग्लोबल साउथ का और देशों का की भागीदारी बढ़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन विषयों पे भी चर्चा होगी। जी सर, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि इस बार का जो ब्रिक्स का जो थीम है वो वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने को रखा गया है। एक तरीके से स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मल्टीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। इस दिशा में भारत लंबे समय से बात कहता रहा और हम यूएन में रिफॉर्म जैसे विषयों को भी रखते रहे। उस लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं कि आज की जो वैश्विक संस्थाएं हैं उसमें सुधार की भारत की लगातार पुरजोर कोशिश और इस मंच से इस थीम के द्वारा आगे बढ़ना? जैसा मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ का विकासशील देशों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म की आज जो सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए जो विकास जिन देशों का तेजी से हो रहा है और मल्टीपोलैरिटी जो मैंने कहा, इन सारे मुद्दों पे ये सारे एजेंडा पे हैं और इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। सर, जुलाई की जो विजिट प्रधानमंत्री जी की मॉस्को की यात्रा थी उसका आपने जिक्र किया, उसमें हमने बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। किन सेक्टर्स में हम ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं और किस तरीके से हम उस दिशा को या उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे? एनर्जी कोऑपरेशन, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट्स टू रसिया, फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीन टूल्स, ये सारे चीज़ों पे काम जारी है। सर, मौजूदा समिट जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, ब्रिक्स समिट में, ये दुनिया में दो बड़े संघर्ष इस वक्त चल रहे हैं, उनके साये के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं। आपको लगता है कि शांति के संदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, या कहा जाए भारत, लगातार पुरजोर कोशिश करता रहा और भारत के प्रयासों को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी लगातार कई मंचों से कहा है और बहुत सीरियसनेस जो पीएम मोदी के एफर्ट्स को लेकर उसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। आपको लगता है कि भारत की ये कोशिश या प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत जो एफर्ट्स हैं, इसका रिकग्निशन भी कहीं ना कहीं इस मंच से दिखाई पड़ेगा? इस संदेश को हम कैसे देख सकते हैं? आपने जैसा कहा कि भारत का हमेशा से किसी भी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को प्रश्रय देते हैं और प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ बार बार दोहराई है। तो एप्रिसिएशन है इसका कि हमारे पोजीशन का, जैसा हमने कहा है पहले भी कि वी ऑलवेज स्टैंड रेडी टू फैसिलिटेट और हेल्प और प्ले व्हाटएवर रोल वी कैन। तो बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये संबंध और गहरे होंगे और आप चूंकि भारत के राजदूत के तौर पे यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसका भी फायदा संबंधों को आगे बढ़ाने में मिलेगा। फिलहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे साथ देख रहे थे रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार जी, जिन्होंने बताया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर और ब्रिक्स के मंच पर भारत किन अहम मसलों और मुद्दों को उठाता नजर आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक उथल-पुथल और चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे हालात में भारत दुनिया में आशा का संचार कर रहा है। एक दशक में भारत में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल को अभूतपूर्व बताया। नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल के साथ आगे बढ़ते भारत की आकांक्षाओं की गूंज साफ सुनाई दी। पीएम ने भारत की प्रगति में दुनिया का हित निहित बताया और वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत को उम्मीद की किरण करार दिया। भारत की तरफ से लिए गए सभी इनिशिएटिव्स दुनिया की चुनौतियों के समाधान देने वाले हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य दुनिया की बेहतरी को सुनिश्चित कर सक रहा है। भारत जितना आगे बढ़ेगा, दुनिया को उतना ही फायदा होगा। हमारा प्रयास होगा भारत की सेंचुरी सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जीत की सेंचुरी बने। केंद्र और हरियाणा में लगातार तीसरी बार मिले जनादेश को पीएम ने स्थिरता पर जनता की मोहर बताया। पीएम ने तीसरे कार्यकाल के पहले 125 दिन में अपनी सरकार के काम गिनाए। प्रौद्योगिकी को नियंत्रण और विभाजन के बजाय समावेशन, पारदर्शिता और सशक्तिकरण का उपकरण बताते हुए पीएम ने भारत के डबल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इससे युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। पीएम ने ग्लोबल एजेंसियों द्वारा भारत की रेटिंग बढ़ाने की भी चर्चा की। पीएम ने उड़ान जैसी योजनाओं से आए बदलाव की चर्चा की। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। पीएम ने कहा कि आज देश के लिए प्रदर्शन का पैमाना पिछली सरकारों का कामकाज नहीं, बल्कि भविष्य के बड़े लक्ष्य हैं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के इस लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ते जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों पर कहा कि भारत और चीन 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत की सभ्यता का एक प्राचीन इतिहास रहा है और आज हम आर्थिक सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और अनसुलझे सीमा मुद्दे हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। If you are predicting developments of this century, definitely you cannot leave India and China out of that equation. We are very, very prominent, very key almost in a way, I would say. But here is the challenge for us, which is that we are neighbors. We have unresolved boundary issue. There are, they have been rising. We have also been rising. So if two neighboring countries, two large neighboring countries rise next to each other in the same time frame, it's not easy. There are very, very few historical parallels for that. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भारत के दौरे पर हैं। शेरिंग टोब्गे ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री की भूरी प्रशंसा की। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से काफी उम्मीदें हैं और दुनिया को भारत के नेतृत्व की जरूरत है। दुनिया को भारत के नेतृत्व की जरूरत है और अगर कोई है जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रोक सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं।
जी हाँ, यही शब्द हैं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे के। दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर अपने विचार साझा करते हुए शेरिंग तोब्गे ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब मोदी सरकार द्वारा उठाए गए अच्छे और सुधारात्मक कदमों के कारण हैं। What you call development partnership, I call friendship. We have many development partners. Many countries, many multilateral agencies. We have one main friend. India has been with us. For the 13th five-year plan, the government of India is giving us an assistance package of 8,500 crore rupees. Extremely generous. Almost double that of what we received in the 12th five-year plan. This is going to finance much needed infrastructure. Roads, bridges, schools, hospitals. In addition to that, the Indian government has rolled out an economic stimulus program. नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित बस में सफर किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य लोग भी शामिल रहे। भूटान के प्रधानमंत्री को बस में प्रयुक्त होने वाली हाइड्रोजन तकनीक और इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी गई। भूटान के प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना की, साथ ही भविष्य के लिए इसे बहुत उपयोगी बताया। I enjoyed my journey in the bus and I was honored to be introduced to this wonderful vehicle by none other than the Honorable Minister for Energy Transition, and the fact that the bus can carry so many people so quietly and knowing that it is generating nothing but water as a waste product, and you can't even call it a waste product. I think it was very, very special. It is our expectation, and I'm so happy that the Honorable Prime Minister is gracing this, because his presence here, I think, will help spread the green hydrogen story. And in the coming times, from these 15 buses, we want to expand and take it, so we prepare also the public mind for biofuels. I think is ready acceptance, and compressed biogas, compressed natural gas in our cars. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे गुरुवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस साल जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने यह निर्णय पीड़िता के माता पिता की अपील पर लिया है। इससे पहले जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन सरकार और असंगठित श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ई श्रम पोर्टल पर अभी तक 12 योजनाओं को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से सफलतापूर्वक ई श्रम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च होने के बाद से ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। लास्ट बजट में हमारे फिनांस मिनिस्टर जी ने अनाउंसमेंट करा था कि ई श्रम पोर्टल को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित करेंगे। आज ई श्रम पोर्टल को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में लॉन्च करा गया है, जिसमें भारत सरकार की सभी योजनाएं इंटीग्रेट हो चुकी है, ताकि इस देश के कोई भी श्रमिक को उसके लिए भारत सरकार ने बनाई हुई कोई भी योजना का लाभ एक सिंगल विंडो सिस्टम से मिल पाएगा।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वित्त मंत्री ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत में निवेश के अवसरों पर राउंड टेबल सम्मेलन को संबोधित किया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 11 भारतीय कंपनियां सूचीबद्ध हैं। इस सम्मेलन में अमेरिका भर के विभिन्न पेंशन फंड और अन्य संस्थागत निवेशक और फंड मैनेजर भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गगनगीर आतंकी हमले में घायल हुए निर्माणाधीन श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए श्रीनगर के अस्पताल का दौरा किया। उपराज्यपाल ने पीड़ित परिवार को नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे और मैं समझता हूं कि जल्द ही वो लोग चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। जहां तक परिजनों का सवाल है, तो जो कंपनी काम कर रही थी उसने भी उनकी आर्थिक सहायता की है और SRO 43 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनको सरकारी नौकरी देने का जो प्रोविजन है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, जीवन का कोई मोल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू करने की घोषणा की गई है। AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया। मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू होगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में चिन्हित सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। CAQM ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। लोगों से तकनीक की मदद लेकर कम भीड़भाड़ वाले रास्तों पर आवाजाही करने की अपील की गई है, जबकि CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। साथ ही धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने को कहा गया है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख सेक्टरों के लिए उपायों को तेज किया जाए। इस दौरान डीजल जनरेटर चलाने पर रोक रहेगी। इस दौरान नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। जनरेटरों के इस्तेमाल को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। वहीं प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। NIA ने सोमवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अक्टूबर 2022 में हुए ISIS से प्रेरित कार बम विस्फोट मामले में 3 और आरोपी अबू हनीफा, सरन मरियप्पन और पावस रहमान को गिरफ्तार किया है। NIA ने मामले में आतंकी वित्त पोषण के पहलू का पता लगाया है। मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 18 पहुंच गई है। मामले में अब तक 14 आरोपियों के खिलाफ चेन्नई के पूनमल्ली स्थित NIA कोर्ट में 4 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर 2022 को कोयम्बटूर के प्राचीन अरुलमिगु कोट्टई संगमेश्वर थिरुकोविल मंदिर के पास कार में IED विस्फोट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा के खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर दिवाली से पहले आगरा की जनता को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आगरा सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस एन्क्लेव का निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा हो जाएगा। इससे पर्यटन, उद्योग और आगरा के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आगरा की जनता को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा सौगात मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेरिया एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास कर आगरा के लिए नई राह खोली है। इसके साथ ही धनौली, अभयपुरा और बलहेरा गांव की जमीन पर 579 करोड़ रुपए की लागत से नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण कार्य अब तेजी से शुरू हो जाएगा। इस टर्मिनल का एरिया 34,346 वर्ग मीटर होगा। इस टर्मिनल में 32 चेक इन काउंटर के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 लिफ्ट और 6 एस्केलेटर भी होंगे। आगरा सिविल एन्क्लेव में 3.6 किलोमीटर का रनवे होगा। टर्मिनल पर पीक आवर्स में हैंडलिंग कैपेसिटी 1400 यात्रियों की होगी।
इस नए एन्क्लेव के निर्माण से 30 लाख यात्री सालाना यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। आगरा आज जिस एयरपोर्ट के लिए पिछले 40 साल से तरस रहा था, उसका शिलान्यास हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि समय के हिसाब से वो पूरा होगा। एयरपोर्ट टर्मिनल शुरू होने पर आगरा के साथ साथ आसपास के जनपद वासियों को भी लाभ होगा। सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के शुरू होने पर आगरा से देश के सभी एयरपोर्टों के लिए उड़ान सेवाएं संचालित की जाएंगी। ये जगनेर रोड धनौली जहां पर इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, जिस टर्मिनल को बनाया जाएगा, उसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा। इसको देखकर पहचानना मुश्किल हो जाएगा। किसी आधुनिक महानगर जैसा ये आगे चलकर नजर आएगा। दुनिया के 8वें अजूबे ताजमहल का दीदार करने हर साल देश और विदेश से सैलानी आते हैं। भारत भ्रमण के लिए आने वाले अधिकतर पर्यटक आगरा जाते हैं, जो ताजमहल का दीदार करते हैं। लेकिन आगरा से इंटरनेशनल फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे दिल्ली उतरकर वहां से बाय रोड या फिर ट्रेन से आगरा जाते हैं। देशी और विदेशी पर्यटकों को नई सुविधाओं वाला जो एयरपोर्ट मिलेगा, उससे आने जाने में बहुत ही सुविधा होगी और पर्यटन में 4 चांद लग जाएंगे। आगरा सिविल एयरपोर्ट के शिलान्यास होने से आगरा के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। पर्यटन जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि एक लंबे इंतजार के बाद आगरा को सिविल टर्मिनल की सौगात मिली है। जैसे ये सिविल एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, देश विदेश से फ्लाइट्स आएंगी। हमारा आगरा हर राजधानी के कम से कम इम्पोर्टेंट शहर से जुड़ेगा। लोग आएंगे, नाइट स्टे करेंगे, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। आगरा के खेरिया एयरपोर्ट का सिविल एन्क्लेव अभी एयरफोर्स परिसर में है। एयरफोर्स परिसर की वजह से अभी सिविल एन्क्लेव से फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों पर तमाम पाबंदियां रहती हैं। अब नए सिविल एन्क्लेव बनने से इन पाबंदियों से मुक्ति मिलेगी। लोग सीधे एयरपोर्ट तक आ जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि अगली खबर का रुख करें। हम आपको बता दें कि नागालैंड का दीमापुर हवाई अड्डा एकमात्र हवाई अड्डा है जो चुमोके दीमापुर क्षेत्र और पड़ोसी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। चुमोके दीमा और दीमापुर जिलों के बीच हवाई अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसमें एक समय में 500 यात्री प्रस्थान कर सकते हैं, 300 आने वाले यात्रियों को भी संभाल सकते हैं। दीमापुर हवाई अड्डा सप्ताह में 6 दिन 5 से 6 उड़ानें संचालित करता है, जिसमें रविवार को लगभग 4 उड़ानें होती हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निदेशक गीता साहू ने बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला। साथ ही राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का महत्व भी बताया। एनसीएपी की पहल के लिए दीमापुर हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत नामित किया गया था। मार्च 2017 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागालैंड सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। Passenger handled at Dimapur airport in 2021-22 rather. 1920 it was also the COVID year, so we can start with 21-22 and we can see how the next 3 years panned out for Dimapur. 2021 the passenger handled was 2,06,606 passengers. In this year the RCS passengers were 42,000, which were carried by Alliance Air and Indigo. And Alliance Air carried to Barapani, Guwahati and Imphal. मोदी सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत शुरू की गई जैसलमेर से हवाई जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहाँ की हवाई पट्टी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। जैसलमेर अब सीधा देश की राजधानी दिल्ली और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से जुड़ गया है। उड़े देश का आम नागरिक की थीम पर शुरू की गई जैसलमेर की पर्यटन सेवा से व्यवसायियों को फायदा मिल रहा है। जैसलमेर का जो एयरपोर्ट है वो उड़ान योजना के तहत ही शुरू किया गया था और उस वक्त जैसलमेर से पूरे 12 महीने जो जैसलमेर से लेके विभिन्न शहरों के लिए उड़ान योजना के तहत फ्लाइट हवाई सेवा का ऑपरेशन चालू हुआ था। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज 10 साल हो गए हैं इसको कंटिन्यू, जो लगातार हमारे जैसलमेर में हवाई सेवाएं सुचारू रूप से चालू है। और उड़ान योजना एक तरीके से जैसलमेर जैसे छोटे शहरों के लिए एक वरदान साबित हुई है। कहीं ना कहीं इससे जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को और जैसलमेर के आम आदमी को, नागरिकों को इसका बहुत फायदा हुआ है। The airport
airport is really good because connectivity और airport का सुविधा because it's also a defense airport बहुत ही अच्छा है, safe feel होता है and जैसलमेर पर से is a very beautiful place, बहुत बढ़िया है, सिर्फ थोड़ा स्वच्छ रहना चाहिए but it's a beautiful place. मध्य प्रदेश के विंध्याचल में उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को अब रीवा एयरपोर्ट बन जाने से उड़ान मिलने वाली है। कैसे ये संभव होगा? डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। औद्योगिक संभावनाओं को तलाशने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और उससे पहले रीवा एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश की सरकार तमाम निवेशकों को ये भी बताने की कोशिश करेगी कि आप उद्योग धंधे लगाने तो आएंगे, साथ ही आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा भी अब विंध्य अंचल से मिलने जा रही है और इसका सीधा लाभ न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश का विंध्य अंचल खनिज संपदाओं से भरा है। यहाँ सीमेंट उद्योग भी बड़ी मात्रा में है। 40 मिलियन टन सीमेंट का यहाँ उत्पादन होता है। कोयले के लिहाज से सिंगरौली में अपार संभावनाएं हैं। रीवा में हवाई अड्डे की शुरुआत होने से खनिज और सीमेंट समेत विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे भारत के ऐसे बड़े उद्योगपति जो शायद रीवा कभी भी नहीं आते, वो बहुत सारे तो बड़े बड़े उद्योगपति रीवा पहुंच रहे हैं सिविस्कांड से, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट आ चुका है। बहुत सारे प्राइवेट प्लेन लैंड करने वाले हैं और बड़े बड़े भारत के शहरों उतरने वाले हैं। हमारे शहर का फुटफॉल और हमारे शहर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका नाम भी अंकित होगा। और जिस प्रकार से ये एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, उसी के बाद 2-3 दिन बाद हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव भी है। एयर लाइन जुड़ जाती है, उससे हमारा समय बहुत बचता है। जो हम ट्रैवलिंग 10 घंटे में करते थे वो 2-2.5 घंटे में हमारी हो जाएगी। और हमें बनारस जाना पड़ता था, प्रयाग जाना पड़ता था, तो अब हमें रीवा से ही वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आने वाले समय में व्यापार की दृष्टि से भी और चिकित्सा की दृष्टि से भी हमें सभी प्रकार से इसका बहुत लाभ मिलेगा और सकारात्मक इसका प्रभाव रहेगा। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, साथ ही छत्तीसगढ़ भी बेहद करीब है। यहाँ धार्मिक पर्यटन के लिहाज से चित्रकूट और मैहर में शारदा माता मंदिर के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रीवा हवाई अड्डा बन जाने से न सिर्फ यात्री विमान बल्कि आने वाले समय में कार्गो विमानों के शुरू होने से निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आगे प्लानिंग्स में आप जैसे जानते हैं कि दतिया एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो गया है, उसका भी बहुत जल्दी इनॉग्रेशन आप देखेंगे। और मंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट की है कि करीबन 26 या 27 एयर स्ट्रिप्स हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छी कनेक्टिविटी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। रीवा के इस हवाई अड्डे का रनवे 30 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा है। यहाँ से फिलहाल 72 सीटर विमान सेवाएं शुरू होंगी। भविष्य में अन्य बड़े शहरों तक इसका विस्तार होगा। यहाँ रात के समय में भी विमान उतर सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए रीवा से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत सेलम में हवाई सेवा 1 साल से चल रही है और इसे जनता और व्यापारियों से काफ़ी सराहा जा रहा है। उड़ान योजना के जरिए केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा को स्वरूप ही बदल दिया है। इस योजना के जरिए गरीब परिवार के लोगों को कम से कम किराए पर हवाई यात्रा करना संभव हुआ है। इससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। उड़ान परियोजना के तहत सेलम से बेंगलुरु और कोच्चि के लिए यात्री हवाई सेवा शुरू की गई थी। हर महीने औसतन 10,000 से अधिक यात्री सेलम हवाई अड्डे से यात्रा कर रहे हैं। बेंगलुरु के लिए, कोचिन के लिए, परंतु हमारा टाइम बेस्ट बहुत होता है। इसके लिए अहमदाबाद डायरेक्ट, दिल्ली डायरेक्ट, जयपुर डायरेक्ट ऐसे होता तो बॉम्बे डायरेक्ट, तो हमारा समय बहुत बचेगा। और यहाँ सब बिजनेस वाले हैं, एक बार डायरेक्ट हो जाएगा तो हमारा भी टाइम खराब नहीं होगा और फुल जाएगा कभी भी। यहाँ तो बहुत है मारवाड़ी और राजस्थान वाले बहुत है, सब बिजनेसमैन है। जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, ये जगह के डायरेक्ट फ्लाइट रहने से हमारा टाइम बचेगा।
देश की पहली रैपिड रेल के संचालन को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब ये ट्रेन साहिबाबाद से लेकर मेरठ दक्षिण के बीच दौड़ रही है। आज केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस नमो भारत ट्रेन का दौरा किया। कैसा रहा उनका दौरा और क्या कहना है इसके यात्रियों का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को नमो भारत ट्रेन का दौरा किया। नमो भारत ट्रेन के 1 साल पूरे होने पर वे साहिबाबाद पहुंचे और यहां से उन्होंने गुलधर तक का यात्रा इस ट्रेन के अंदर की और जाना कि किस तरह से इस ट्रेन का संचालन किया जाता है। साथ ही उन्होंने यात्रियों के साथ भी खास बातचीत की। RRTS का प्रोजेक्ट है, इसमें पैसेंजर्स को बहुत बड़ी सुविधा है, उनका टाइम बचता है, लंबी दूरी को भी बहुत कम समय में प्रयोग कर सकते हैं और हैसल फ्री जिस प्रकार की इसकी जर्नी है, नॉट लेस देन एरोप्लेन जर्नी, तो उस प्रकार से मैंने स्वयं जर्नी की है। और इस अवसर पर मैं RRTS के पूरे विभाग को, पूरे सिस्टम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 1 साल की यात्रा इनकी पूरी हुई है। बहुत ही बचत वाली और बहुत ही तेज़ चलने वाली ट्रेन है, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होती है। पहले बहुत ज़्यादा हमें लेट हो जाता था जाने में, जहाँ 1-2 घंटे लगते थे, अब वहाँ हम 10-20 मिनट में ऐसे पहुँच जाते हैं सर। टाइम बहुत कम लेती है और मैं बस से पहले जाती थी तो मुझे डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट लगता था मोहन नगर तक जाने में ही। नमो भारत ट्रेन के चालू होने के साथ ही अब लोगों का समय और कहीं ना कहीं पैसे की बचत होने लगी है। उसकी वजह यह है कि अब उन लोगों को साहिबाबाद से मेरठ पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। महज चंद मिनटों के अंदर ही लोग अब साहिबाबाद से मेरठ तक पहुंच जाते हैं और इसकी वजह है ये नमो भारत ट्रेन। कैमरामैन आनंद कश्यप और मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, गाजियाबाद। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने की याचिका को एपेक्स कोर्ट ने 18 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों की व्याख्या अलग अलग रूपों में की जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ना संसद के अनुच्छेद 368 के तहत मिली संविधान संशोधन की शक्ति से परे है। 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए इन शब्दों के लिए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है। मदरसों में हो रही पढ़ाई का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने वाले मदरसों और मदरसा बोर्डों को राज्य द्वारा दी जाने वाली फंडिंग रोकने और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिला देने की बात कही गई थी। साथ ही राज्यों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को NCPCR की सिफारिशों पर लागू करने पर रोक लगाई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक सोमवार को समाप्त हो गई। बैठक के दौरान अलग अलग प्रतिनिधियों ने मौजूदा वक्फ बिल के स्वरूप पर के संशोधन के प्रस्ताव पर कमेटी के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। मंगलवार को सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए फिर से बैठक बुलाई गई है। हिमाचल प्रदेश के संजौली के लोकल रेजिडेंट्स द्वारा संजौली मस्जिद विवाद पर दायर याचिका की आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले को लेकर नगर निगम शिमला के आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाया जाए। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आग्रह किया गया था कि नगर निगम कमिश्नर को 2010 से चल रहे इस अवैध निर्माण के मामले का निपटारा समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए जाएं। संजौली के स्थानीय नागरिकों ने वर्ष 2010 में नगर निगम के समक्ष शिकायत की थी कि संजौली मस्जिद में बिना अनुमति और बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण हो रहा है। उसी मामले में हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में प्रोसीडिंग्स पूरी करने का आदेश दिया है। वहीं नगर निगम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है। वहीं संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद
कमेटी को 3 अवैध मंजिलें तोड़ने के आदेश दिए थे। वहीं संचौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ ने बताया कि अवैध निर्माण हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ने अपनी सहमति जताई। संचौली के लोकल रेजिडेंट्स के अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के आयुक्त को मामले की सुनवाई 8 सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया था। को अलाउ करते हुए आयुक्त को ये डायरेक्शन दी है कि इस केस जो मेन केस है, केस नंबर 824/AP/2010, इस मेन केस को 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें फाइनली, और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को भी आप नोटिस जारी करें इस केस की सुनवाई करने से पहले। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास एक बार फिर सुर्खियों में है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि ऐसी सुविधाएं किसी शहंशाह के पास भी नहीं होती। इस पूरे प्रकरण से अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता अब सवालों के घेरे में है। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बिना अलॉटमेंट और बगैर अनुमति के आतिशी का दिल्ली के शीश महल वाले आवास में काबिज होने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी इन्वेंट्री लिस्ट ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते नियमों को ताक पर रखकर जिस सीएम बंगले का पुनर्निर्माण किया गया था, उसके भीतर लगे सामान की लिस्ट ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता के दावों को तार तार कर दिया। ये लिस्ट बताती है कि बंगला, गाड़ी, सुरक्षा न लेने का वादा करके सत्ता में काबिज हुए केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले पुनर्निर्मित बंगले में 4 करोड़ के पर्दे, 64 लाख की टीवी, 20 लाख की लाइट्स, 9 लाख की फ्रिज, 22.5 लाख का गीजर और वाटर सप्लाई व सैनिटरी फिटिंग की कीमत 15 करोड़ रुपए की है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। हर चीज का ख्याल, मतलब मुझे तो लगता है कि जहां पनाह लोगों के पास भी इस प्रकार का किसी फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी हमारे केजरीवाल जी के पास इस रिमोट में थी। अभी तो रिमोट कंट्रोल, आप राजा महाराजा हैं तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का, आपके सीट का आपके हाथ में है, मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का उसके हाथ में रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तवे पे बैठाएगी, तवे पे। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर पूरी तरह से स्वचालित सेंसर युक्त टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी, लेकिन अब ये गायब है। बीजेपी ने मांग की है कि ये सामान वापस मंगवाया जाए। आप सोचिए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए और मीडिया के माध्यम से खबर भी आई है कि आप ये कमोड लेके चले गए हैं। एक टोटी लेके चला गया, एक टोटो लेके चला गया, ये क्या चल रहा है? आप टोटो वापस करिए और टोटो नहीं, टोटो वापस करिए, आप टोटो वापस करिए। आज पूरी हिंदुस्तान टोटो को देखना चाहती है, टोटो की नुमाइंदगी होनी चाहिए और पूरी हिंदुस्तान जानना चाहती है ये कितनी आम है और कितनी खास है। कितनी खास है वो इसी से पता चल रहा है। आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी के सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा, लेकिन नैतिकता की बात अब भी वो कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी अब कहती हैं कि वो तो सड़कों पर रहकर भी काम कर लेंगी, लेकिन ये भी सच है कि कभी शीला दीक्षित के आवास में एसी लगे होने पर सवाल उठाने वाले और खुद को कट्टर ईमानदार बताकर बंगला, लाल बत्ती गाड़ी, सुरक्षा न लेने का वादा कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता अब सवालों के घेरे में है। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के उड़ान योजना के अंतर्गत पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होने से आम लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। स्थानीय निवासी सतीश ने कहा कि इस विमान सेवा के शुरू होने से कारोबार में सहायता मिलेगी, लोगों के समय और पैसे की भी बचत होगी। ड्राई पोर्ट के आ जाने से और इनलैंड कंटेनर की शुरुआत होने से देश के भीतर भी जो हमारा कार्गो का मूवमेंट है या हमारे जो
बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना के बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया। उन्होंने ड्राई पोर्ट से रूस भेजे जाने वाली सामान के पहले कंटेनर मालवाहक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस पोर्ट से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बिहार की पहुंच भी बढ़ेगी। ड्राई पोर्ट के आ जाने से और इनलैंड कंटेनर की शुरुआत होने से देश के भीतर भी जो हमारा कार्गो का मूवमेंट है या हमारे जो प्रोडक्ट या जो उत्पाद बिहार में बनते हैं उसका मूवमेंट आसान होगा, सरल होगा, कम कीमत पर होगा। और साथ ही जो अगर हमको विदेश भी भेजना है वो भी इस सेंटर के माध्यम से हम कर पाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिहार से एक्सपोर्ट होता था लेकिन उसकी गिनती बिहार में नहीं होती थी, क्योंकि जिस राज्य से जिस पोर्ट से वो जाता था उस राज्य में उसके एक्सपोर्ट में गिनती होती थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बिहार में जैसे आप अवगत हैं कि 2 SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्वीकृति हम लोग को मिली है, तो ये इसका समय बहुत ही मैं कहूँगा कि परफेक्ट टाइमिंग है। अग्निवीर योजना के तहत हिमाचल में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। कांगड़ा, चंबा केंद्रों से अग्निवीरों को रवाना किया गया है और नव चयनित अग्निवीरों ने सेना में भर्ती होने पर खुशी जताई है। भारतीय सेना में रहकर देश की रक्षा करने का सपना सजोने वाले युवाओं के लिए अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी और इसे लेकर युवाओं में खासा रुझान देखने को मिल रहा है। हिमाचल में अग्निवीर भर्ती के चयनित युवाओं का पहला जत्था प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना हो गया है। बीते दिनों हुई भर्तियों में हिमाचल में अग्निवीर के लिए अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। कांगड़ा, चंबा जिले से चयनित उम्मीदवारों के जत्थे ट्रेनिंग कैंप के लिए अब रवाना कर दिए गए हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल के सिंह ने इन अग्निवीरों को रवाना किया है। 2024 और 25 बैच में कांगड़ा, चंबा से 788 अग्निवीरों का चयन किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर में भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा ने बताया कि इन अग्निवीरों में सामान्य ड्यूटी के लिए 756, तकनीकी अग्निवीर के लिए 6, कार्यालय सहायक और स्टोर कीपर के लिए 22 और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 4 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उत्साह को देखते हुए, रजिस्ट्रेशन को देखते हुए, जो कैंडिडेट्स का जोश था और जो नंबर जो पास हुए थे उसको देख के फिर हमने 134 GD को फिर से अपग्रेड किया है और इस समय हम टोटल 756 GD, 22 OA SKT, 4 ट्रेडमैन और 6 टेक, हमने टोटल 788 डिस्पैच किए हैं। हमने इनको हम 37 डिफरेंट रेजिमेंटल सेंटर्स के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। आज का जो बैच था उसमें हमने आज 100 कैंडिडेट्स को डिस्पैच किया है। हमारा डिस्पैच 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमारा डिस्पैच चल रहा है, तो इसमें जब हम पूरे 788 को डिस्पैच करेंगे। वहीं चयनित अग्निवीरों ने भी सेना में भर्ती होने पर खुशी जताई है और देश सेवा में सदैव तत्पर रहने का भरोसा दिलाया है। युवाओं ने बताया कि वो इस अवसर के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हैं और अग्निवीर बनकर देश की रक्षा करने का उनका सपना साकार हो पाया है। ये सफ़र बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। मैंने बहुत सारी मेहनत का आज फल मुझे मिला है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। फौज में आने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो आपको अगर फौज में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरी और फैमिली के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मतलब काफ़ी टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन मैंने कर दिखाया। ये बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, निरंतर चलते रहिए, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। अग्निवीर योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्तियां की जाती हैं और भर्ती सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर युवाओं को अपनी सेवा खत्म होने के बाद CISF, BSF, CRPF और SSB में भर्तियों के लिए आरक्षण भी दिया जाता है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों में भर्तियों के लिए भी अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाता है। तो केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर देश भर में युवाओं का रुझान इसकी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और देवभूमि हिमाचल में भी बड़ी तादाद में युवा इस योजना के प्रति आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, DD न्यूज़। देश भर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच दिवाली से कई दिन पहले अमेरिका के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली सेलिब्रेशन का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भारतीय समुदाय और कई अमेरिकी नागरिकों ने टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली का जश्न मनाया। आइए देखते हैं न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के हृदय में भारतीय संस्कृति का उत्सव टाइम्स स्क्वायर ने हैप्पी दिवाली मनाई। टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर हैप्पी दिवाली की तस्वीरें।
दीपावली का त्योहार केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसे पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क का दिल माने जाने वाले टाइम्स स्क्वायर में भी दीपावली का उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में भारतीय समुदाय के सैकड़ों सदस्य और अमेरिकी नागरिकों ने हिस्सा लिया। सभी रोशनी के इस त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आए। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम स्तर पर एक विशेष दीपावली मेला भी आयोजित किया गया। टाइम स्क्वायर एरिया जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पे सेंटर ऑफ द टाइम स्क्वायर हम सब ने मिलकर दिवाली का त्योहार बहुत खुशियों से मनाया है। सेलिब्रेशन दिल्ली दिवाली जैसी लग रही है। मैं बहुत सचमुच में बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। रियली गुड। टाइम स्क्वायर पे इंडियन बॉलीवुड गानों पे हर जगह के लोग डांस कर रहे हैं। दैट्स क्वाइट क्रेजी। बहुत ही मजा आ रहा है उन लोगों को देख के, उनकी एनर्जी देख के, और वो लोग भी कम्प्लीटली इन्वॉल्व हैं इसमें। टाइम्स स्क्वायर पर दीपावली समारोह में न्यूयॉर्क के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें सिटी मेयर एरिक एडम्स, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की महिला प्रतिनिधि जेनिफर राजकुमार, सेनेटर चक शूमर और न्यूयॉर्क में भारत की महावाणिज्य दूत बिनिया प्रधान शामिल थीं। जो दिवाली हमारा भारतीय सेलिब्रेशन हुआ करता था, अभी ये टाइम स्क्वायर में सेलिब्रेट होता है इंडियन और अमेरिकन दोनों कंट्री के लोगों के साथ मिलके। सो मुझे लगता है कि ये अभी एक अमेरिकन मेन स्ट्रीम सेलिब्रेशन के हिसाब से सेलिब्रेट हो रहा है। साल 2013 से टाइम्स स्क्वायर पर मनाई जाने वाली दीपावली भारत की समृद्ध संस्कृति, कला, विरासत और विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाई जाती है। वहीं साल 2023 से न्यूयॉर्क शहर के स्कूलों में आधिकारिक छुट्टी देने की घोषणा कर दी गई थी। अमेरिका में लगभग 50 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारतीय मूल के ये लोग अमेरिका में तीसरे सबसे बड़े एशियाई समूह हैं। हालांकि दिवाली के त्योहार में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे भारतीय मूल के लोग और अमेरिका की अलग अलग संस्कृति के लोगों ने एक साथ आकर दिया जलाया और दिवाली मनाई। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और इसी के साथ ये समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।